केस में? देखिए, मेरे ख्याल में ये इमरान खान साहब के लिए एक दूसरा बड़ा झटका होगा, क्योंकि इससे पहले जो साइफर का मामला था उसमें आजम खान साहब ने मजिस्ट्रेट के सामने 164 का बयान जो अपना रिकॉर्ड करवाया था। तो उसमें सबसे बड़े जो शक व शुबात थे वो इसी बात के ऊपर थे कि क्या ये सब कुछ किसी जोर जबरदस्ती के तहत तो नहीं करवाया गया। और उसके बाद इमरान खान साहब से जब ये एक सवाल भी किया गया था, बाद में एक सहाफ़ी ने उनसे पूछा था, तो इसमें उनका ये कहना था कि जब तक मैं उनके मुंह से खुद नहीं सुन लेता, मैं देख नहीं लेता कि उन्होंने सब कुछ कहा है या नहीं, क्योंकि वो बड़े एक ईमानदार आदमी है। तो उन्होंने खुद एक्चुअली आजम खान साहब के कैरेक्टर के हवाले से एक बड़ा अच्छा सर्टिफिकेट खुद दे दिया हुआ है। तो आज उनका इस तरह खुद पेश हो जाना, मंजर आम के ऊपर आ जाना, नजरों में आ जाना, ये अब प्रूव करता है कि वो जो कुछ भी कर रहे हैं अपनी मर्जी से कर रहे हैं। और अब एक दूसरे केस के अंदर भी एक बड़े इंपॉर्टेंट गवाह के तौर पे जो है वो अब सामने आ चुके हैं। और इसका मतलब है कि अब ये कड़ियां जो हैं वो मजीद तेजी से खुलना शुरू हो जाएंगी। और खान साहब के खिलाफ जो केसेस हैं जिसके अंदर यही देखा जा रहा था कि शायद उनकी स्पीड इतनी तेज नहीं है, अब उन केसेस की स्पीड जो है वो और भी तेज होना शुरू हो जाएगी। और आजम खान साहब जो है वो एक ज़हन में रखिएगा कि प्राइम मिनिस्टर हाउस के हवाले से एक सबसे इम्पोर्टेंट अगर कोई शख्स था कि प्राइम मिनिस्टर हाउस किस तरह ऑपरेट करता था, प्राइम मिनिस्टर हाउस से कौन सी फाइल किस तरह मूव होती थी और कैबिनेट के अंदर जो है वो समरीज किस तरह अप्रूव होती थी, उसमें आजम खान साहब सबसे कलीदी किरदार अदा करते थे। तो उनकी ये गवाही जो है मेरे ख्याल में एक बहुत बड़ा रेड साइन है इमरान खान साहब के लिए। और मेरे ख्याल में आने वाले दिनों के अंदर इनकी मुश्किलात जो है वो मजीद भी बढ़ सकती है। और इसका मतलब है कि आजम खान साहब सिर्फ इस मामले के अंदर नहीं, आने वाले और भी जो दीगर केसेस हैं जिसमें तोशाखाना भी का मामला भी आ सकता है, और भी कई ऐसे केसेस हैं जिसमें चेयरमैन पीटीआई जो है वो इस वक्त नामजद हैं, उसके अंदर भी इसका मतलब है कि गवाह के तौर पे वो अब आइंदा पेश हो सकते हैं। तो मेरे ख्याल में मजीद परेशानियां जो हैं वो चेयरमैन पीटीआई के लिए बढ़ने वाली हैं। ठीक है मंसूर अली खान, आप पहले भी बात कर रहे थे उनके पिछले बयान के हवाले से। अब तक कुछ लोगों को शक था कि उनका बयान सामने आया लेकिन वो खुद सामने नहीं आए। अब इस सूरत हाल के बाद जब वो खुद भी मंजर आम पर आ गए हैं, आप इस बयान को कैसे देखते हैं? देखिए, मजिस्ट्रेट के सामने जब आप 164 का बयान रिकॉर्ड करवाते हैं तो उस मौके के ऊपर एक प्रोसीजर होता है। जो मजिस्ट्रेट होता है वो उस शख्स से ये पहले कन्विंस करता है, अपने आप को क्लैरिटी लेता है कि जी आप किसी जोर जबरदस्ती के तहत, किसी दबाव के तहत तो ये बयान नहीं दे रहे, बल्कि उसको 10-15 मिनट का टाइम देता है ताकि ये क्लैरिटी उसे मिल सके। वो प्रोसीजर कंप्लीट होता है, उसके बाद वो शख्स वो बयान रिकॉर्ड कराता है। और जब वो शख्स ये बयान रिकॉर्ड करा देता है तो किसी भी ट्रायल कोर्ट से लेके सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान तक वो बयान इस्तेमाल किया जा सकता है। किसी शख्स के खिलाफ भी किसी भी केस के अंदर वो बयान इस्तेमाल किया जा सकता है। इससे पहले वो बयान तो सामने था लेकिन आजम खान साहब खुद कहीं सामने नजर नहीं आ रहे थे। तो इसके अंदर भी एक डाउट का एलिमेंट जरूर मौजूद था, क्योंकि माजी के अंदर इसहाक डार साहब भी एक जमाने में इस तरह का एक बयान 164 का रिकॉर्ड करा चुके थे, लेकिन बाद में मुकर गए थे। उन्होंने कहा था कि नहीं, ये मैंने जोर जबरदस्ती के तहत दिया था। अब इस केस के अंदर भी ये पहले इस बात का शक था, लेकिन आज इस तरह नैब के दफ्तर में पेश होना और एक और मामले के अंदर भी अपने आप को सामने लेकर आना बगैर किसी जोर जबरदस्ती के, गालबन अब वो तमाम शक व शुबात जो हैं वो कहीं दफन हो जाएंगे। और ये केसेस जो हैं अब इमरान खान साहब के लिए मेरी नज़र में और भी ज़्यादा मुश्किलात पैदा करेंगे। ठीक है, तो ये भी बताइएगा कि आपके तज्जिया और आपकी खबर इस हवाले से क्या है कि पहले साइफर का मामला, फिर उसके बाद अलकादिर ट्रस्ट, तोशाखाना का भी आपने जिक्र किया, मजीद कौन कौन से केसेस में आप आजम खान को एक अहम किरदार के तौर पर सामने आते देखेंगे? देखिए, मेरा ख्याल में जो सबसे प्राइम जो केसेस हैं वो तो यही केसेस हैं जो जिसमें खान साहब की नाअहली या खान साहब की सजा जो है वो डिस्कस हो रही है। बल्कि मेरी इतलात के मुताबिक, मेरे सोर्सेज के मुताबिक, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने इंटरनली भी जो है सबसे ज्यादा रेड फ्लैग्स अगर किसी केस के ऊपर नजर आ रहे हैं तो वो इन्हीं केसेस के ऊपर आ रहे हैं। बाकी वैसे 9 मई के हवाले से भी खान साहब के अगेंस्ट केसेस हैं, लेकिन आजम खान साहब का उन केसेस के साथ लेना देना नहीं है। ये ज्यादातर वो केसेस हैं जो जब इमरान खान साहब खुद वजीर आजम थे और ड्यूरिंग हिज टेन्योर एज प्राइम मिनिस्टर उन्होंने जो अहकाम दिए या जिस तरह भी वहाँ पे फाइल्स मूव होती थी या प्राइम मिनिस्टर हाउस से जिस किस्म की भी अहकाम दिए जाते थे, ये सारा वो टाइम पीरियड है जिसमें आजम खान साहब की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। सो मेरे ख्याल में चाहे वो तोशाखाना का मामला हो, 190 मिलियन पाउंड का हो, या फिर साइफर का इशू हो, और इस मामले में ध्यान में रखिएगा कि आजम खान साहब की ऑडियोज भी जो हैं वो आ चुकी हुई हैं, तो इसलिए इनकी ज्यादा इंपॉर्टेंस मेरे ख्याल में उन केसेस के अंदर ज्यादा है। दीगर केसेस जो इमरान खान साहब के खिलाफ बने हुए हैं, चाहे वो इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में हो या फौजी अदालतों के अंदर भी अगर मामला जाते हैं, आजम खान साहब का उनके साथ इतना लेना देना नहीं होगा।
ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ۔ منصور علی خان ہمارے ساتھ موجود تھے۔ خبر یہ ہے کہ سابق وزیر اعظم کے پرنسپل سیکرٹری اعظم خان نیب راولپنڈی میں پیش ہوئے ہیں۔ القادر ٹرسٹ کیس میں 190 ملین پاؤنڈ کے کیس میں تحقیقات نیب کی جانب سے کی جا رہی ہیں، اور اس حوالے سے سابق وزیر اعظم کے پرنسپل سیکرٹری اعظم خان اپنا بیان ریکارڈ کروانے نیب راولپنڈی میں پیش ہوئے۔ اپنا بیان ریکارڈ کروا کر وہ واپس چلے گئے، جبکہ انہیں نیب کی جانب سے واپس جانے کی اجازت بھی دی گئی، لیکن ان کے دوبارہ طلبی کے نوٹس جاری کیے جانے کے امکانات بھی ہیں۔ سابق وزیر اعظم کے پرنسپل سیکرٹری اعظم خان منظر عام پر آ گئے۔ 190 ملین پاؤنڈ کیس کی تحقیقات کا یہ معاملہ ہے۔ نیب کی جانب سے القادر ٹرسٹ کیس کی تحقیقات کی جا رہی ہیں، اور اس حوالے سے سابق وزیر اعظم کے پرنسپل سیکرٹری اعظم خان نیب راولپنڈی میں پیش ہوئے۔ اعظم خان نے پیش ہو کر اپنا بیان بھی ریکارڈ کروایا، جس کے بعد انہیں نیب کی ٹیم کی جانب سے واپس جانے کی اجازت بھی دے دی گئی۔ سابق وزیر اعظم کے پرنسپل سیکرٹری اعظم خان منظر عام پر آ گئے۔